तो बच्चों मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ डाउट सेशन भी। 2 सवाल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए थे 11 12। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 सम। ये रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा हूं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूं, तुम सारे बच्चे इसको नोट डाउन भी कर लेना। ये हेक्सागोन हो या पॉलीगोन हो, मतलब एन साइडेड पॉलीगोन भी लिख सकते हैं, एन साइडेड। तो अभी ये 6 है, तो सबको मिला दिए सारे वर्टेक्स को, तो ये कितने ट्रायंगल बने हैं बच्चों? 6, बिकॉज 6 साइड है। तो अगर एक का वैल्यू थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या कहेंगे? ये पूरा 2 पाई एंगल है, 2 पाई बाय 6। लेकिन अगर मैं कहता कि ये एन साइडेड अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होता, इसका सेंटर सपोज ये है, तो हम क्या करते, मैं पूरा ड्रॉ नहीं किया, एन कुछ भी होता है, तो ये एंगल कितना होता है बच्चों? थीटा। इस केस में जो थीटा होता वो होता 2 पाई बाई एन। इस केस में 2 पाई बाई 6 है, बिकॉज 6 साइडेड है, तो ये हो गया पाई बाई 3। अगर मान लो ये एंगल फाई है बच्चों, तो ये एंगल भी फाई होगा, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर ये फाई है बच्चों, तो ये भी फाई होगा। सिमिलरली यहां पे भी ये फाई, तो ये भी फाई, ये भी फाई। मान लो ये एंगल है डेल्टा, यहां भी दोनों के लिए लिख रहा हूं ये डेल्टा। तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू डेल्टा होगा। क्या हम प्रूफ कर सकते हैं थीटा इक्वल टू डेल्टा होगा? कहोगे यस सर। इस ट्राइंगल में थीटा प्लस 5 प्लस 5, थीटा प्लस 2 5 दैट इज इक्वल टू 180 पाई। फिर कहोगे 5 प्लस 5 प्लस डेल्टा, 5 प्लस 5 ये वाला प्लस डेल्टा दैट इज ऑल्सो पाई। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो यहां से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 5। बच्चों ये समझ में आया? दैट मीन्स ये डेल्टा जो है वो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू 5 नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा। डेल्टा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कितना है? 2 पाई बाई एन। बच्चों मैंने बहुत स्लो गया हूं, स्लो धीरे धीरे समझाया हूं, और फाइनली हमने ये समझाया कि अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगोन है तो एक दूसरा पहले वाले वेक्टर से दूसरा वेक्टर इतना एंगल बनाएगा, फिर दूसरे वाले से तीसरा भी उतना ही एंगल बनाएगा डेल्टा। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आई होप कि सबको समझ में आ गया ये। तो ये नोट डाउन कर लो, मैं टाइम दे रहा हूं लिखने का। बच्चों लिख लियोगे तुम लोग? अब मैं समझाता हूं 14 सम। कहा कि एक आदमी ना 7 मीटर चला, नहीं 10 मीटर चला, 10, और उसके बाद 60 डिग्री टर्न ले लिया, फिर चला, फिर 60 डिग्री टर्न लिया, एक ही डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट जो भी है।
फिर चला 60 मतलब ऐसे लेते गया। तो ऐसे चला 10 मीटर, पहला टर्न, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6 टर्न के बाद वो वही पहुंच जाएगा। छठा के बाद जब 7वां टर्न लेने वाला है, तो जस्ट आफ्टर 7वां टर्न यहां रहा, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। बताओ प्रिया, समझ में आया क्या? अच्छा, क्या रिपीट करना है? हाँ, नहीं हो गया क्लियर। ठीक है। सो बच्चों, 7वां टर्न के जस्ट बाद आदमी कहां रहेगा? यहां रहेगा। यहां चला, पहला टर्न लिया 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का ले रहा है ना, तो ये 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनाएगा। अगर कहता छठे टर्न, 6th टर्न के जस्ट बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो अपने इनिशियल पोजीशंस पे आ गया होगा और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे 0। तो जो बच्चों हमारा 15 सम है असाइनमेंट का, उसमें लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, और यू कैन डिफरेंशिएट दिस। अगर ऐसा लिखा रहता, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, दिस टू आर डिफरेंट थिंग। क्या बच्चों रियलाइज हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड? सम ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ। तो यू शुड रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू। गौरी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये लिखा हुआ है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। सम किसका? समेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में, 15 में 16 दिया हुआ। और मैंने कहा कि ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर लैंग्वेज ऐसा होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, किसका मैग्नीट्यूड? सम ऑफ वेक्टर्स का। तो वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। देखो यहां पे दिया हुआ था सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज is 16. Their resultant is normal to the smaller force and has magnitude 8. देखना, ये वही कहानी है जो कुछ देर पहले मैंने 11 सम में किया था। देखो 11 का आ जाएगा। अभी मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, 15th कर रहा हूं। बच्चों ये ए हो गया और इसका रिजल्टेंट ये हो गया आर। तो बी कौन सा होगा? बी को बचना है कुछ? रुद्राक्ष। सो बी बच्चों ऐसा होगा। इसका मैग्नीट्यूड कहा है 8। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इसमें सवाल में थोड़ी गड़बड़ी है। बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, मतलब स्मॉलर फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। शायद लैंग्वेज थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है। तो ये 8 हो गया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नहीं एक सेकंड, नहीं सही लिखा है, रिजल्टेंट का ही मैग्नीट्यूड दिया है 8, क्योंकि ये दे देगा तो पूरा ही हो जाएगा। दिस इज 8। सो अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड x है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 16 माइनस एक्स। सही है लैंग्वेज। ये अगर x ले लिया तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स और ये 8 है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे,
लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डायग्राम जैसे ड्रॉ किया तुम्हारा हो जाएगा ये। सो 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये चला जाएगा बच्चों। सो 2 इंटू 16 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 16 प्लस 8 इंटू 16 माइनस 8, x is equal to 24 into 8 divided by 2 into 16, कितना हो जाएगा 6। तो ये x हो गया बच्चों 6 और ये हो जाएगा 10। बताइए समझ में आया क्या बच्चों? 17 सवाल देखना, कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। देखो ये लैंग्वेज, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3p and 2p is r. If the first vector if the first force is doubled, the magnitude of resultant is also doubled. The angle between the two force is, so मैं स्टॉप कर रहा हूं, स्क्रीन और बोर्ड पे बता रहा हूं। 17 आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? आर स्क्वायर लिख देता हूं, जो सवाल में कहा है 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ये भी डबल हो गया रिजल्टेंट। कब डबल हो गया? जब पहले वेक्टर को हमने डबल कर दिया, मतलब 3p को 6p कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। चूंकि वेक्टर का डायरेक्शन तो वही रह जाएगा, तो यहाँ पे वही कॉस थीटा आएगा बच्चों। अब क्या करना है, यहां से और यहां से, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इसको इसमें पुट कर दो। जैसे मैं लिख भी देता हूं, 2 का हो गया 4 आर स्क्वायर यहां से पुट कर देता हूं, 4 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर 2 इंटू 3p इंटू 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इससे करोगे ना तो कॉस थीटा निकल जाएगा, यू विल गेट कॉस थीटा। सो बच्चों मैं रिजोल्यूशंस पे आगे बढ़ता हूँ और फिर हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं उस पे आएंगे। जो अभी असाइनमेंट में कुछ सवाल रह गए हैं उस पे भी आएंगे, पहले रिजोल्यूशन ही अभी कंटिन्यू करूंगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं बच्चों। दिस इज ए, दिस एंगल इज थीटा, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। सो इससे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ ए लेट्स एम, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू
लिखा था OM प्लस MA। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज A, तो ये आता है A cos थीटा। ये लिखना एकदम से सीख जाओ। A है तो ये थीटा एंगल है, तो बेस वाला हो जाता है A cos थीटा, और सामने वाला हो जाएगा A sin थीटा। तो दिस इज A cos theta I cap plus this one is A sin theta j cap. This is called resolution of vector. हमने एक वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म में लिख दिया, लेकिन वो दो वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। हालांकि हमने अभी लिया इसको एक्स एक्सिस लिया बच्चों। कोई कहेगा सर मुझे ना जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर को एक्स और वाई में ही करें, हम कोई तीसरा, ये डायरेक्शन सपोज एक्स डैश एक्सिस है, ये सपोज एक्स डैश एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर को मैं दूसरा बता रहा हूं वाई डैश। अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया बच्चों। दिस इज एक्स डैश और ये वाई डैश। मैं कहूंगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे आई डैश कैप, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे जे डैश कैप। यू कैन सी दैट कि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और लेट्स दिस एंगल इज डेल्टा। इस डायरेक्शन से कुछ तो एंगल बनाएगा। सो ए वेक्टर को ही हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बताओ? ए कॉस डेल्टा आई डैश कैप प्लस ए साइन डेल्टा जे डैश कैप। ये अलग यूनिट वेक्टर है। इसी को बोला था हम लोगों ने कंपोनेंट। बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग केस में ये जो कंपोनेंट होगा वो अलग आएगा, बिकॉज इसका कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में अलग होगा। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे तो इसमें ये और ये कंपोनेंट आया, इसमें ये और ये आया। ठीक है बच्चों, एक सवाल और तुम्हें मिलेगा बहुत जगह बुक्स में। कंपोनेंट बोलते हैं ए कॉस थीटा को, ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमेशा 1 से कम है, तो कंपोनेंट जो होगा हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा, या उस वेक्टर के बराबर भी हो सकता है अगर थीटा 0 हो गया तो, मतलब वेक्टर इधर ही है तो। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any direction is always less than or equal to magnitude of the vector. So बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करो, मैंने कुछ वेक्टर लिखा है, तुम भी ड्रॉ करो, इसको रिजॉल्व करना है। तो देखो ये ए वेक्टर मैंने ऐसे दिखाया है, दिस इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, एरो भी ध्यान देना है, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो मुझे ए वेक्टर
कितना आई कैप कितना जे कैप है, बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर क्या है, ई वेक्टर क्या है। मैं एक हेल्प करता हूं, मैं ए वेक्टर लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सारे बच्चे ध्यान सुनना, ए वेक्टर को क्या लिखेंगे बच्चों, देखो टेल से स्टार्ट करेंगे। ये वेक्टर किससे बना हुआ, ये प्लस ये, सो इसको क्या कहोगे बच्चों, ये 10√2 है। 10√2 cos 45 माइनस आई कैप, 10√2 cos 45 माइनस आई कैप प्लस 10√2 sin 45 जे कैप प्लस जे कैप। सिमिलरली बी लिखो, 15 बी में कैसे करेंगे बच्चों, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ। बी वेक्टर जो होगा वो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर से बना है। 15 cos 37, 15 cos 37 आई कैप प्लस जे कैप या माइनस जे कैप, कौन बताएगा, दिया परदेसी। यहां पे जे कैप लिखूं या माइनस जे कैप लिखूं, विराज ने बताया माइनस, प्रथमेश ने बताया माइनस, प्रिया ने बताया माइनस। अब तुम लोग माइनस कह रहे हो तो माइनस ही लिखूंगा। बहुत सही, बिकॉज डायरेक्शन नीचे है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली हम सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखो सी थोड़ा सा उटपटांग सा दिया हुआ है, लेकिन देखो इसको भी लिख सकते हो यहां से समझ करके, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर से बना हुआ है। तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये 8 है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 sin 30 ये वाला, और ये हो जाएगा 8, यहां देखना है, ध्यान देना है, 30 है साइड वाला cos, 8 cos 30 ये वाला होगा। तो जिसने सी समझ लिया उसको मतलब समझ में आ रहा है। सी विल बी 8, पहले आई कैप लिख लेता हूं, 8 sin 30 आई कैप प्लस 8 cos 30 माइनस जे कैप। बच्चों अगर एरो ऐसा होता तो ऐसे और ऐसे होता। बच्चों डी वेक्टर देखो, डी तो बड़ा आसान है, ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है, ये इधर है, इसको सिंपली लिख लेंगे 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप। और देवकी, जिसको डर लगता है एग्जाम से, देवकी ई वेक्टर क्या लिखे देवकी, माइक ऑन करके बोल सकते हो। शरण्या बता रही सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बच्चों बारिश हो रही है तो हो सकता है नेटवर्क मेरे तरफ का भी गड़बड़ हो।
अब बारिश से नेटवर्क में फर्क पड़ता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। बच्चों मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि जितने भी वेक्टर थे सबको हमने क्या किया, रिजॉल्व करके आई कैप जे कैप में लिख दिया। अब एक्चुअली में मुझे जरूरत क्या था वो बताता हूं। मुझे जरूरत थी सबका समेशन निकालना। अगर हमने आई कैप जे कैप में रिजॉल्व करके लिख दिया तो ऐड बहुत आराम से कर सकते हैं। ये सबको ऐड किया मतलब इसको ऐड किया, आई कैप वाले को एक साथ, जे कैप वाले को एक साथ, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आएगा बच्चों। और जब इस फॉर्मेट में आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो तो ये कितना है, जोड़ो तुम लोग, अब सॉल्व करो। ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो ये कितना है 10√2 cos 45, तो हो जाएगा 10 माइनस आई कैप प्लस 10 जे कैप। cos 37 याद होगा बच्चों 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ये कितना है 4 थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया है कि हम कुछ चाह रहे थे क्या करना, चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा 4 आई कैप और ये हो जाएगा जे कैप में 4√3 माइनस जे कैप। तो ये सबको लिख लो बच्चों। मुझे एग्जैक्टली ये और ये उल्टा करना था, डेटा तो थोड़ा आसान हो जाता। मैं एग्जैक्टली इसके लिए दिया था, इसको उल्टा कर दूं क्या, इसको 4√3 कर दूं तो थोड़ा सा आसान डेटा आ जाएगा 4√3 और इसको 5। तो डी हो जाएगा बच्चों 4√3, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया बच्चों और यहाँ पे हो गया 5। सो आई कैप वाले को एक साथ, तो 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप 12 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 15 निगेटिव में, तो कितना हो जाएगा आई कैप, तो सिंपली आई कैप प्लस जे कैप में देखते हैं 9 और ये माइनस जे कैप है बच्चों, 10 जे कैप माइनस 9 जे कैप तो बच्चा प्लस जे कैप, ये 4√3 माइनस जे कैप है और ये 4√3 ये चला जाएगा, तो सिंपली जे कैप बचा बच्चों। So what is the magnitude of the resultant of all these vectors? 1 square plus 1 square √2। बच्चों एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कि कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। जिसने सॉल्व कर लिया मतलब उसको आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। 2 मिनट का टाइम है। बी का 8 दिया हूं बच्चों, 8।
सॉरी बच्चों, मैं ये सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये सवाल सारे बच्चे सॉल्व करें। महक, समझ में आ रहा है तुझे? हमारे तरफ का इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ दिखा रहा है। अभी नेटवर्क गड़बड़ है, नेटवर्क अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाए। विशाखा बताइए, बोर्ड ब्लर हो रहा है। सर सर वो लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए ना, एंगल फाइंड करने का। हाँ, एंगल फाइंड करने का बता देता हूँ। देखो ये रिजल्टेंट क्या है, 26 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अगर मैं इसको दिखाने के लिए बोलूं बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर जो इतना आया है उसको डायग्राम में दिखाओ, तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल है। 26 आई कैप इधर हो गया, 26 लेंथ का आई कैप और 20 जे कैप, तो यही तो हमारा रिजल्टेंट है, यही आर है। मैंने पूछा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसलिए लिखा, इसको y लिखता हूं। मैंने एक दिन समझाया था ये, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 20/26। सो बच्चों, अगर वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स तुम्हें दिए हुए हैं और उसको ऐड करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है बच्चों कि उसको क्या करो, रिजॉल्व कर दो आई कैप और जे कैप के टर्म में, और फिर जितने भी वेक्टर्स ऐड करना है सबके आई कैप के कोएफिशिएंट को, आई कैप वाले को एक साथ, जे कैप वाले को एक साथ, और फाइनल रिजल्ट समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आ जाए, है ना। और ये रिजोल्यूशंस ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा पूरे मैकेनिक्स में। ओके बच्चों, कहोगे सर कैसे, किस टाइप के सवाल आएंगे, कैसे मुझे जरूरत पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं। जो आगे मुझे जरूरत पड़ेगा बच्चों वो मैं बता रहा हूं कि लेट्स की एक ब्लॉक है बच्चों यहाँ पे, और उस पर मैं कहूं कि एक फोर्स लगा दिया ऐसा, मैं कहूं यहां से 30 डिग्री पे लगा दिया एक फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का। मैं कहूं इस फोर्स को रिजॉल्व करो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो तुम क्या इसको लिख सकते हो कि दिस इज F वेक्टर क्या हो जाएगा, F cos 30 आई कैप प्लस F cos 30 आई कैप प्लस F sin 30 जे कैप, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस, तो इसको यहां लिखो या यहां लिखो चलेगा। तो दिस वेक्टर
प्लस एफ साइन 30 जे कैप। तो बच्चों मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फोर्स दूं तो तुम ऐसा और ऐसा वेक्टर लिख सकते हो, दिस इज एफ cos 30 एंड दिस इज एफ साइन 30। मैं अगर सवाल दिया ये बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है और इस पे एक फोर्स mg ऐसा लगता है बच्चों, ऐसा वर्टिकल लगता है, ग्रेविटी का फोर्स पता है तुम्हें। ये यही मेन चीज है, पूरा फिजिक्स यही है, मैकेनिक्स पार्ट पूरा। अगर इस mg को मैं कहूं कि मुझे mg को ना रिजॉल्व करो ये डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के अलोंग में, तो सबसे पहले तो कहोगे सर एंगल क्या क्या है, तो देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है तो ये पूरा एंगल 90 है। अब बच्चों मैं कहूं कि इस mg को इधर और इधर में ब्रेक करना है। देखना बच्चों, ये देखो ये डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन देखो ये, तो mg देखो बच्चों ऐसा है, इसका इधर कितना कंपोनेंट है और इधर कितना है। तो तुम कहोगे बच्चों कि सर जिससे एंगल है उधर cos थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा हो जाएगा और इस mg का इधर so either you can write mg in downward direction या mg को हम रिप्लेस कर सकते हैं, mg को हटा सकते हैं बाय these two वेक्टर। इसको हटा के ये और ये लिख दिया तो बात बराबर रहेगी। क्या ये कंफर्ट जोन में आ रहे हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं? सो बच्चों रिजोल्यूशन हमारा हो गया, अब उस पे सिर्फ सम करना है, तो दूसरा असाइनमेंट जो दूंगा उसमें रिजोल्यूशंस के सम रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। और आज हम लोग एक और चीज लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो लिखो, हेडिंग डालो अगर बच्चों ये कोई पॉइंट P है, अगर ये कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 या x, y, z, तो ये बच्चों 3D में हो गया। अब मैं तीनों कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, तो ये हो गया x एक्सिस, अभी तक 2 में कर रहा था, अब तीनों ले रहा हूं। समझना कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है, इससे P पॉइंट है कहां, यहां से x डिस्टेंस जाओ, फिर y डिस्टेंस जाओ, और z डिस्टेंस इधर चला जाओ, पॉइंट यहां पे है। तो बच्चों O से, ऑरिजिन से उस पॉइंट को अगर मिला दिया, ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिला दिया, तो उस चीज को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो ये P मैं यहां कैसे दिखाऊं, तो इसलिए बोर्ड के प्लेन में ही दिखाया हूं, बट ये है क्या समझना, ये है एक्स आई कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। है ना, मतलब ये ओपी जो है वो तीन वेक्टर का समेशन है, 1 2 3, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को के कैप लिखते हैं। कोई पूछेगा सर ये ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पूछेगा कि ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि काम करते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैं समझा रहा हूं पहले, फिर रिजल्ट लिख दूंगा, या पहले रिजल्ट लिख देता हूं। इस पूरे का मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ बच्चों ने गेस वर्क भी किया होगा, क्योंकि हमने ये सिखाया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अगर सर ये प्रूफ कर दो, तो ये देखो ये ऑफलाइन क्लासेस होता है तो प्रूफ ज्यादा इजी होता है, ऑनलाइन में थोड़ा 3D देखना मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूं। इसका मैग्नीट्यूड लिखना मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का समेशन है। सुनना, यहां पे पॉइंट है, तो सबसे पहले एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कर लेता हूं, ये हो गया ये वेक्टर, और ये हो गया जेड। बच्चों ये जेड एक्सिस जो है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा शायद। बच्चों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट ये है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो भी समझाया था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, और अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, जो कि काइनेमेटिक्स का है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे कि इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन से मिला दो फॉलोड बाय एन एरो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट मींस AB वेक्टर। अगर मुझे OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, क्या हम AB निकाल सकते हैं, कहोगे सर हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मैं देखो बताता हूं। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, तो AB को क्या लिख लेंगे बच्चों, OB माइनस OA। ये OB को लेट्स R2 वेक्टर लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं R1 वेक्टर। R1 का मतलब हुआ इनिशियल वेक्टर, R2 ले रहा हूं फाइनल पोजीशन वेक्टर। So displacement is equal to क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बच्चों अभी जो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है पूरा क्लास। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं ये लिख लिया।
ये ओबी लिखा है। अगर शरण्या ने पूछा कि सर ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो मैंने बोला है, याद कर लेना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। अगर कोई वेक्टर्स तुम्हें समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप में दिया हुआ है, तो क्या हम उसका मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे? हमने पहले आई कैप जे कैप बता दिया था, है ना। वेदांत ने कहा सर क्लाइमेट के कारण बहुत दिक्कत आ रही है नेटवर्क का। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड आज जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं वो अपलोड कर दूंगा। स्लो। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों कि कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है, जस्ट सपोज a इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस, देन a का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस मेडिकल वाले बच्चे इसको समझ के लिख ले, मतलब ये याद कर ले, ऐसा होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर मान लो बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही आएगा। 1 प्लस 4 प्लस 4 9, दैट इज इक्वल टू 3। अगर एक सी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट 1 है बच्चों, यहां पे भी इसका कोएफिशिएंट 1 था। बहुत ही सिंपल है बच्चों। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, तो ए कैप कैसे लिखेंगे हमने बताया था। हम लिखेंगे ए कैप वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो बच्चों अगर वेक्टर ए कैप लिखना है तो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड, याद आया? मैंने बोला था मैं आऊंगा 2-3 लेक्चर्स में बाद। तो अगर मैं कहूं कि सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस प्लस 4 के कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्या करोगे बच्चों, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बहुत ही सिंपल, डिवाइड बाई √26, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 26 आ रहा है। चलो 26 लिख लीजिए। मैं बोलूं कि नहीं, मुझे चाहिए फाइंड ए वेक्टर, find a vector in the direction of A of magnitude 5√26। मैंने ये पूछ दिया तो तुम क्या कहोगे, 5√26 इंटू ए कैप।
दैट मीन्स 5 इंटू √26 इंटू ए कैप कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई √26। आया समझ में क्या? लोकेशा क्या समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? याद आया कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि Yes, हाउ sir. टू राइट, बहुत बढ़िया लोकेशा, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने बहुत फोकस किया था वहां पे कि हाउ टू राइट एनी वेक्टर ऑफ डिजायर्ड मैग्नीट्यूड। तो जितना मैग्नीट्यूड चाहिए 5, तो 5 इंटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सो बच्चों मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और जो तुम्हारे डाउट्स थे सारे बच्चे देखना। क्या सवाल 27 सॉल्व होगा बच्चों? 10-10 सेकंड में आंसर करो चैट बॉक्स में, जिसको चमकता है कि हाँ सर हो जाएगा। अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया है, सिर्फ यस या नो, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। हो गया सर। हो जाएगा। 29 29 भी हो गया। गुड। महक ने बताया कि हो जाएगा, बहुत बढ़िया महक। प्रथमेश, रुद्राज। अब 30 तो थोड़ा सा ये है, F इजिकल टू ma होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ जानते होंगे तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो आज का क्लास बच्चों में यही इनका